आज हम विल्फ्रेड ओवन की पोएम की ब्रीफ समरी और एनालिसिस देखेंगे। दिस पोएम वाज रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन। विल्फ्रेड ओवन ने ये पोएम लिखी है और इस पोएम को उस वक्त उसने लिखा जब वो कि ब्रिटिश आर्मी में वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व कर रहा था। और इस पोएम की इंस्पिरेशन उन लोगों से ली है जो कि उस वक्त जंग में लड़े और मारे गए। पोएट क्वेश्चन करता है अपने रीडर से कि ऑन व्हाट सेरेमनीज कैन बी हेल्ड फॉर सोल्जर्स स्लॉटर्ड इन बैटल, कि उन सोल्जर्स के लिए जो सिपाही बैटल फील्ड में स्लॉटर कर दिए गए, ज़िबा कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, कौन सी सेरेमनीज की जाती हैं। और इसके अलावा ओवन सीक्स टू हाईलाइट इन एंथम फॉर डूम्ड यूथ दैट नो मैटर हाउ मच वी मेमोराइज ट्रिब्यूट और ऑनर द फॉलन, वो कहता है कि हम जितना भी मर जाने वालों को याद करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें या उनको बाद में इज्जत के हम मेडल पहनाएं, फिर भी वी कैन नॉट एवर रियली नो व्हाट इट वाज लाइक फॉर देम इन दीज हॉरिबल मोमेंट्स। फिर भी हम ये नहीं जान सकते कि उन खौफनाक मोमेंट्स में उनके लिए रहना कितना मुश्किल था। पोएम का एनालिसिस करते हैं। लाइन नंबर 1, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज अ कैटल। पोएम स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन के साथ। पासिंग बेल्स रेफर टू अ साउंड ऑफ चर्च बेल। पासिंग बेल जो है वो चर्च बेल की साउंड्स की तरफ इशारा करती है। एट अ फ्यूनरल, वर देयर एनी फॉर द डेड सोल्जर्स, तो यहाँ पे उसने these was used instead of those to create a closeness between the reader and the scene। तो उसने these का वर्ड यूज किया है। these word passing bells for these वो इसलिए यूज किया है ताकि रीडर और सीन के दरमियान क्लोजनेस हो। The boy who died in battle was referred to as a cattle। अब यहाँ पे एक सिमिली यूज की है, कैटल की सिमिली, जिसको यूज करके उसने एक लड़का जिसको जो कि जंग में मारा गया उसकी तरफ इशारा किया है। कैटल आमतौर पे ग्रोह में काम करते हैं, हर्ड्स में काम करते हैं। सो आप इमेजिन करें कि किस तरह से बहुत से लोग मारे गए और एक ग्रोह की शक्ल में मारे गए। और द वर्ड कैटल है ये भी शो करता है कि लड़का जो है वो उसको स्लॉटर किया गया, कत्ल कर दिया गया, बड़े गैर इंसानी तरीके से उसको कत्ल किया गया और उनको जानवरों जैसा उनके साथ सलूक किया गया। दूसरी लाइन है ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स। दूसरी लाइन ये है कि द पोएट आंसर्स हिज ओन क्वेश्चन इन लाइन 1। पहली लाइन के सवाल का ही जवाब देता है और वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ चर्च बेल्स, उन चर्च बेल्स की बजाय वो कहता है कि एक ही साउंड मैंने सुनी है और वो क्या है कि साउंड ऑफ गन्स है। लाइन नंबर 3 to 4, ओनली द statutory rifles rapid rattle can patter out their hasty origins। origins का मतलब है प्रेयर। The only prayer the boys had, सिर्फ एक ही दुआ लड़कों ने मांगी कि they made with their rifles, the one they made with their rifles। The word hasty suggests that things happen very fast in battle। hasty का word suggest करता है कि चीजें जंग में बहुत जल्दी जल्दी हुई। hasty origins, so death in war was quick, loud and messy। और लड़कों ने सिर्फ वही दुआ की जो कि दुआ वो राइफल्स अपने राइफल्स के साथ जो है वो कर सकते थे, यानी उनका काम जहाँ पे आम लोगों का काम बैटल में अपने लिए दुआ करना होता है, उन्होंने राइफल्स पकड़ी हुई थी। लाइन 5, नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स। यहाँ पे पोएट इम्प्लाई करता है दैट प्रेयर एंड बेल्स आर पॉइंटलेस। वो कहता है कि ये जो प्रेयर्स अगर जितनी भी की जाती हैं चर्च में या घंटियां बजाई जाती हैं ये बेमकसद हैं बैटल फील्ड में। और यहाँ पे उसको वो मॉकरी कहता है, यानी मजाक उड़ाता है प्रेयर्स का और बेल्स का। वो सजेस्ट करता है कि ये एक इंसल्ट है उन सोल्जर्स के लिए जो कि हीरोज की तरह नहीं मरे और जैसा कि लोग इमेजिन करते हैं, बल्कि वो एनिमल्स की तरह मरे। Line 6 and 7, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill demented choirs of wailing shells। वो कहता है कि सिर्फ एक ही आवाज है जो कि बॉम्ब्स की आवाज है। ओवन जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि
इफ देयर इज नॉट एनी फैंसी मेमोरियल गोइंग ऑन द बैटलफील्ड, वो कहता है कि अगर जंग के मैदान में कोई फैंसी, ये कोई नहीं चल रहा, किसी की याद में फैंसी तकरीब नहीं है, वी शुड नॉट प्रिटेंड बाय हैविंग देम एट होम, इट्स जस्ट सीम फेक। और वो कहता है कि ये सब एक दिखावा है। द श्रील्स डिमेंटेड कोर्स ऑफ वेलिंग शेल्स, वो कहता है कि ये सब एक दिखावा है और ये कोई फैंसी चीज नहीं है, फैंसी मेमोरियल नहीं है जो कि किसी की याद में हम बैटल फील्ड में कर रहे हैं। वो तंज कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो श्रील यानी बम ब्लास्ट की आवाजें हैं, वेलिंग शेल और शेल भी बम को ही कहते हैं, उनकी जो आवाजें, ये कोई फैंसी यानी यादगार नहीं है, बल्कि ये एक अफसोस और दुख का मकाम है और ये फेक है। लाइन 8, एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स। बगल्स क्या है? मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जो कि जंग के दौरान बजाए जाते हैं, बड़े बड़े बगल्स, बाजों वगैरह को आप कह सकते हैं, जो कि सोल्जर के फ्यूनरल पे बजाए जाते थे। और इस साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम नियर बाय टाउन्स, और अब उसको ये आवाज दूसरे टाउन से आ रही है। शायर कहते हैं इंग्लिश के देहाती इलाकों को, ठीक है, शायर कहा जाता है। स्टैंजा 2 के अंदर लाइन नंबर 9 है जी, व्हाट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। पोएट कहता है कि स्टैंजा 2 जो है एक और क्वेश्चन के साथ वो शुरू करता है, और वो कहता है, फर्स्ट स्टैंजा में भी उसने क्वेश्चन किया था और सेकंड में भी वो कह रहा है कि व्हाट प्रोसेशंस कैन बी हेल्ड टू ईज द सोल्जर। वो कहता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो प्रोसेशन हो रही है, ये सोल्जर को ईज करने के लिए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए हो रही है आफ्टर लाइफ में, यानी उनकी बढ़ने के बाद में, जैसा कि कैंडल जलाना और ये सब। तो वो यहाँ पे सवाल कर रहा है और तंज कर रहा है। नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आईज शैल शाइन द हॉली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाइज। वो कहता है कि सोल्जर्स हैड नो कैंडल्स, ऑल दे हैड वर टीयर्स। वो कहता है कि सिर्फ टीयर्स ही थे, दैट लाइट्स द डेथ ऑफ देयर पियर्स, कि जो उनके साथियों की मौत पे उनकी आंखों से निकले। तो यहाँ पे भी वो अफसोस और गम का इजहार कर रहा है और तंज भी कर रहा है। सो दोनों टोन जो है, एक द टोन ऑफ सैडनेस एंड द टोन ऑफ आयरनी इज साइड बाय साइड इन द पोएम। स्टैंजा 2 को देखें, लाइन नंबर 12, द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्राउज शैल बी देयर पैल। पैलर मीन्स पेलनेस, पेलनेस को पैलर कहा गया है। एंड और पैल रेफर करता है क्लॉथ्स को, दैट कवर्स द कॉफिन, जो कि ताबूत के ऊपर डाला जाता था। और ये एक मेटाफर है, ये शो करने के लिए किस तरह से जो सफरिंग है, मोहब्बत करने वाले जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी मुश्किलात और सफरिंग जो है वो उनके लिए एक मेटाफर है। पैलर मीन्स पेलनेस एंड पैल, ब्राउज शैल बी देयर पैल। और उनकी जो दुख और गम है वो भी जो कॉफिन के ऊपर पैल है, कपड़ा है, उसमें छुप जाएगा। यानी मोहब्बत, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे प्यारों को हम मुसीबत में छोड़ देते हैं, यानी जंग में छोड़ देते हैं। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। ये लाइन बताती है कि सिर्फ पॉजिटिव ट्रिब्यूट जो है, पॉजिटिव तौर पे किसी को पजीराई करना, सराहना मरे हुए सोल्जर्स को सिर्फ ख्यालों में ही आ सकता है। एंड द कंसर्न्स ऑफ देयर लव्ड वन, बस सिर्फ उनके चाहने वाले ही उनको पॉजिटिव ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और वही लोग रियली उनके साथ कंसर्न होते हैं, उनकी सेफ्टी, जो लोग उनकी सेफ्टी के बारे में कंसर्न होते हैं, उनके और उनके खतरात जितने वो गिरे होते हैं उसके बारे में फिक्रमंद होते हैं, और उनके खो जाने पे मौन करते हैं, अफसोस करते हैं। वो कहता है कि देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। कहता है कि उनको सिर्फ उनके जानने वाले ही तकलीफ का इजहार करते हैं जो उनकी डेथ पे। एंड ईच स्लो डस्क अ ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। There are several ways to understand this line, ठीक है, इस लाइन को समझने के कई तरीके हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि डेथ का इमेज दिया गया हो, कि फैमिली जो है वो उन्होंने अपने नौजवानों को खो दिया और जिनके साथ वो उनकी गहरी गुर्बत थी उनको खो दिया। और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स आल्सो एक्ट सिंबल ऑफ द वे दे आर कीपिंग आउट द रियलिटीज ऑफ द वॉर। ब्लाइंड्स पर्दों को भी कहते हैं, और पर्दों का डाल देने का यही मतलब है कि एज अ सिंबल
सिंबॉलिकली जो रियलिटीज ऑफ वॉर है, जंग की जितने भी मसाइब हैं उन पे पर्दा डाल दिया जाए, इनको छुपा दिया जाए। और वी माइट रीड दिस लाइन एज अ सिंपल टेंडर प्राइवेट मोमेंट ऑफ ग्रीफ, या फिर हम इस लाइन को किसी के जाती गम का इजहार के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। इस तरह की जो पोएम है वो सोनेट कहलाती है। सोनेट 14 लाइंस की होती है और इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी होती है। इसको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। पोएम का क्विक एनालिसिस देखें। इस एंथम फॉर डूम जूट का जो टाइटल है कंट्रास्टिंग आइडियाज को देखता है। एंथम जो है ना, एंथम इज सपोज टू बी अ फॉर्मल सॉन्ग ऑफ लॉयलिटी। जो कोई भी तराना होता है किसी भी मुल्क का, तो वो असल में किसी मुल्क के साथ वफादारी का एक गाना होता है, या प्रेज का, या हैप्पीनेस शो करता है। लेकिन यहाँ पे डूम्ड का वर्ड उसके कंपैरिजन में यूज किया गया है। और डूम जो है, डूम का मतलब है किसी को के किस्मत में सवाल का लिख दिया जाना। सो डूम का वर्ड यहाँ पे एक पेंट करता है एक टेरिबल पिक्चर यूथ की। और जो विल्फ्रेड ओवन है, ओवन ने ये टाइटल जो है वो शो कर रहा है कि किस तरह से लोग वॉर के बारे में समझते हैं कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन असल में ये एक सोल्जर्स के लिए डूम है और उनकी किस्मत का फैसला करती है। सो इन कॉलिंग इटसेल्फ एन एंथम, it's actually questioning the very anthems that meant to cheer and support our troops। वो कहता है कि अगर हम इसको एक एंथम कहें वॉर को, तो क्या हमारे साथी, हमारे ट्रूप्स जो हैं, क्या वो इस एंथम को खुशी से गाते हैं, और या फिर क्या ये एंथम जो है वो हमारी यूथ के लिए, डूम्ड यूथ के लिए किसी कोई एंथम की हैसियत नहीं रखता। तो ये इस सवाल पे ये पोएम खत्म होती है। यहाँ पे पोएम के को सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स और मेटाफर की नजर से एक दफा आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें कि कौन कौन सी लाइंस में ये चीजें यूज की गई हैं। आई होप यू हैव गॉट द गुड आइडिया ऑफ दिस पोएम। आप यहाँ पे लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और इसके अंदर इमेजरी, सिंबल्स वगैरह यूज कर जो है इस्तेमाल की गई है उसको बुक के ऊपर लिख सकते हैं। इस लेक्चर के दौरान आप अपना बुक को खोलें और उसके ऊपर जिस तरह से ये पढ़ाया गया है आपको साथ साथ इसके लिखते जाएं, ट्रांसलेशन को लिखते जाएं। Subscribe now अल्लाह and हाफ़िज़। turn learning into your superpower.